हेलो दोस्तों। आपकी यूट्यूब चैनल सक्सेस बात में स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस का क्विक रिवीजन करेंगे। आज हम लोग देखेंगे एक्सपोर्ट प्रोसीड्यूर। पहला क्या है, रिसीप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। इसमें क्या है, इंपोर्टर जो गुड्स को मंगवाता है वो एक्सपोर्टर को एक कोटेशन भेजता है कि उसके पास कौन कौन से गुड्स है, जिसपे वो एक प्रोफर्मा इनवॉइस बना के उसे भेजता है। दूसरा क्या है, ऑर्डर, जब वो इंपोर्टर ऑर्डर प्लेस करता है। तीसरा क्या है, असेंबलिंग इंपोर्टर्स क्रेडिट वर्थनेस एंड सिक्योरिटी गारंटी फॉर पेमेंट, कि वो उसका सिक्योरिटी क्या है जिसके लिए वो बैंक से एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है कि इंपोर्टर यदि पैसा नहीं देगा तो उसके बदले बैंक उसे पैसा देगा। चौथा क्या है, ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। पहले लाइसेंस बनाना होगा, उसके बाद रजिस्टर्ड करना होता है, उसके बाद ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर होता है ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। एक्सपोर्टर बैंक के पास जाकर फाइनेंस अरेंज करता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जब उसे ऑर्डर मिलता है तो वो फाइनेंस अरेंज करता है बैंक के पास जाके। छठा क्या है, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स। इसमें क्या है, पहले से प्री शिपमेंट फाइनेंस बैंक से लिया जाता है कि इंपोर्टर के हिसाब से माल को बनाया जा सके या गुड्स को बनाया जा सके। इसके बाद क्या आता है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। इसमें क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करती है कि प्रोडक्ट अप टू द मार्क है कि नहीं है। इसके बाद क्या आता है, एक्साइज क्लियरेंस। इसमें क्या होता है, जो गुड्स बनाकर भेजोगे उस पे एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता है, और कुछ कुछ गुड्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छूट देती है, जिसे ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम कहते हैं। इसके बाद क्या आता है, ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। मतलब इंपोर्टर को सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट इंडिया में ही बना हुआ है, जिसके लिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उसके बाद आता है रेगुलेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। इसमें रिजर्व करना पड़ता है शिपिंग, जिससे आप अपना माल को भेजेंगे। उसके बाद आता है पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। इसमें क्या होता है कि यदि अपने माल को आप रेलवे के थ्रू भेज रहे हैं तो आपको रेलवे से रिसिप्ट बनवाना पड़ता है। इसके बाद आता है इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। इसमें क्या है, जो भी गुड्स जाएगा उसका इंश्योरेंस करा के भेजना पड़ता है कि कोई भी क्षति हो तो उसके बदले इंश्योरेंस मिले। इसके बाद आता है कस्टम क्लियरेंस। इसमें क्या है, कस्टम से बिना क्लियर किए आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है, शिपिंग बिल, जो कि इसका मेन डॉक्यूमेंट होता है। इसके बाद आता है ऑब्टेनिंग मेट रिसिप्ट। मेट रिसिप्ट किसको मिलता है, रिसिप्ट फॉर फ्रॉम कैप्टन, पोर्ट सुपरिटेंडेंट, फॉरवर्ड टू सी एंड एफ एजेंट, मतलब क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। इसके बाद आता है पेमेंट ऑफ फॉरेन एंड इशू ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। ये क्या है, एविडेंस है दैट शिपिंग कंपनी हैज एक्सेप्टेड गुड्स। मतलब शिपिंग कंपनी आपके गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है आपके डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुंचाने के लिए। इसे क्या कहते हैं, बिल ऑफ लेडिंग। इसके बाद क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस रेडी करना पड़ता है, जो कि 5 कॉपी बनानी पड़ती है इनवॉइस की। इसके बाद है 17 नंबर, सिक्योरिंग पेमेंट। इसमें क्या होता है, बैंक के पास सारा डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है। जब आप अपना पैसा पे कर दोगे तो बैंक आपको सारा डॉक्यूमेंट्स वापस कर देगा। ये एक तरह का लेटर ऑफ क्रेडिट है कि आप यदि पैसा नहीं दोगे तो आपके बदले आपका बैंक पैसा देगा। इसके बाद क्या है, इंपोर्ट प्रोसीड्यूर। एक्सपोर्ट पढ़ लिया, अब इंपोर्ट प्रोसीड्यूर। पहला क्या है, ट्रेड इंक्वायरी। इसमें क्या है, पहले इंक्वायरी करता है। उसके बाद क्या है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। इसमें क्या है, सभी इंपोर्टर को रजिस्टर्ड होना पड़ता है डीजीएफटी के अंदर। डीजीएफटी क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसके तहत आपको इसमें रजिस्टर्ड होना पड़ता है। उसके बाद क्या आता है, RIECA, रजिस्टर्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस गारंटी। इसमें क्या आपको एक आईईसी कोड मिलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इसके बाद क्या है, ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन आर रेगुलेटेड बाय। इसमें क्या सारा रेगुलेटेड बाय किससे होता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर होता है। क्योंकि आप जब भी विदेश से कोई भी माल खरीदोगे बेचोगे तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज का बहुत बड़ा भूमिका होता है। इसके बाद क्या है, प्लेसिंग ऑर्डर। आप अपनी ऑर्डर को प्लेस करोगे, उसके बाद ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके बाद आप फाइनेंस अरेंज करोगे। पहले से आपको फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑन टाइम पेमेंट, जब आपका माल आएगा उसी टाइम आपको पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको फाइन देना पड़ेगा लेट होने से। इसके बाद क्या है, रिसीप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस। जैसे कि एक्सपोर्टर अपना माल लोड पे शिप करेगा और उसका एक इनवॉइस क्या करेगा, वो इंपोर्टर को भेज देता है कि इस शिप से आपका माल आ रहा है। उसके बाद क्या होता है, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स।
जब बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करेगा इंपोर्टर, जब बैंक सारा डॉक्यूमेंट्स पैसा देने के बाद वापस कर देगा तो उसको क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या है? अराइवल ऑफ गुड्स, जब आपका गुड्स आपके तक पहुंचता है। उसके बाद क्या है? कस्टम क्लियरेंस एंड रिलीज ऑफ गुड्स। कस्टम क्लियरेंस में क्या होता है? इंपोर्टर अपॉइंट करता है C&F एजेंट को कि वो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग करे। उसके बाद इसमें क्या है? इंपोर्टर हैज टू पे द डॉक ड्यूज। इसमें क्या, इंपोर्टर क्या अपना डॉक ड्यूज को पे करेगा। उसके बाद आप ऑब्टेन कर सकते हैं अपना ट्रस्ट ड्यू रिसीप्ट। इस चैप्टर के और कुछ टॉपिक्स को देखेंगे, जैसे फुल फॉर्म्स। EEPC, तो इसका क्या होगा? इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। AEPC, एपीएल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। इसके क्या है? RCMS, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। इसके बाद क्या? ECGC, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। उसके बाद क्या? IEC, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। फिर क्या है? DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इसके बाद क्या है? EPZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स। ये कहाँ पे सबसे पहले स्टैब्लिश हुआ था? कांडला 1960। ऐसी जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आपको पता होगा। इसका क्या है? तमिलनाडु, 2000, सन 2000 में। सेंटा क्रूज जोन, एक्सक्लूसिव मेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड जेम्स एंड ज्वेलरी आइटम के लिए जाना जाता है। इसके बाद क्या आता है? 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्कीम स्टार्टेड कब हुआ था? इंट्रोड्यूस किया गया था 1981। फिर EPC, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ओल्ड कितना है? 21, न्यू कितना है? 14। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल EIC, अंडर सेक्शन 3 1963 में लाया गया था। उसके बाद क्या? ITPO, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, 1 जनवरी 1992। इसके बाद क्या? IIFT, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, सेटअप कब हुआ था? 1963। इसके बाद क्या? IIP, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, ये कब आया था? 1966। इसके बाद क्या? STC, स्टेट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, STC कब आया था? मई 1956। इसके बाद क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1919। उसका सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945। फिर क्या? ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद क्या? IBRD, ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक, जो जुलाई 1944 में आया था और ऑपरेशन 1946 से स्टार्ट हुआ था। इसके मेंबर कितने हैं? 189। इसके बाद क्या है? GATT, जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड, ये कब आया? 1 जनवरी 1948। इसके बाद क्या है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि जुलाई 1944 में आया और ऑपरेशन 27 दिसंबर 1945 से स्टार्ट किया। इसके मेंबर कितने हैं? 190। इसके बाद क्या? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1 जनवरी 1995। इसके मेंबर कितने हैं? 166। तो आज इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने रिवाइज कर लिया। अब मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।